हेलो। मैं सनोज कुमार सेंटर ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग हर्षवर्धन वर्ष का 40 एमसीक्यू लेके आए हैं। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एमसीक्यू देखने से पहले आप हर्षवर्धन वंश को जो हमने वीडियो डाला है सेंटर ऑफ चैनल पे, आप उसको पहले पूरा देखें। इसके बाद हम आपसे वादा करते हैं, यकीन दिलाते हैं, टोटल क्वेश्चन जो भी एमसीक्यू लोग लगवा रहे हैं वो पूरा क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो आज हम टोटल 70 क्वेश्चन का सीरीज लाए हैं, बट अभी आपके लिए 40 क्वेश्चन है। ये आप देखिए। इसके बाद रिमेनिंग सेकेंड पार्ट जब हम लाएंगे तो उसमें पूरा वर्धन वंश को कंप्लीट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, हम लोग देख रहे हैं पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक कौन। तो याद होगा कि जब हमने बताया था कि पुष्यभूति या वर्धन वंश जब स्टार्ट किए थे उस समय ही हम बताए थे कि वर्धन वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यभूति को बोला जाता है। इसको बोला जाता है पुष्यभूति को। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा पुष्यभूति। इसका ऑप्शन क्या होगा? पुष्यभूति। ठीक है। और हम बताए थे कि पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति को बोलते हैं, लेकिन प्रभाकर वर्धन के बारे में आपको याद रखना, बस इतना रखना है कि ये स्वतंत्रता के जनक थे। क्या थे? स्वतंत्रता का जनक। स्वतंत्रता का जनक बोला जाता है प्रभाकर वर्धन को। इसके बाद हम बता चुके हैं कि प्रभाकर वर्धन के बेटे थे हर्षवर्धन और राजवर्धन। इसमें राजवर्धन टू इसको बोलते हैं। राजवर्धन फर्स्ट का जन्म बहुत पहले हो चुका है, तो राजवर्धन टू और हर्षवर्धन ये प्रभाकर वर्धन के क्या थे? पुत्र थे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। ठीक है। प्रभाकर वर्धन उसके स्वतंत्रता का जनक माना जाता है। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र हर्षवर्धन और राजवर्धन थे। तो ये हम आपको पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का जितना भी डिटेल हो पाया वो हम बताए। इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में हम लोग देख रहे हैं कि वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी। तो वर्धन वंश की जो राजधानी थी आपको याद रखना है कि वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। कहाँ थी? थानेश्वर। तो थानेश्वर से इसके बाद वर्धन वंश का राजधानी जो है चेंज होके फिर कहाँ आया था? थानेश्वर के बाद आया था राजधानी चेंज होके कहाँ? कन्नौज। ये याद रखना है आपको। ये कन्नौज जो है इसकी दूसरी राजधानी, दूसरी राजधानी। कन्नौज क्या है? दूसरी राजधानी है, थानेश्वर के बाद बना है। अच्छा, कन्नौज को हम लोग कान्यकुब्ज भी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज बोलते हैं। कन्नौज को क्या है कि जितने भी कन्नौज को जितने भी पुराण है, जैसे कि महाभारत है, रामायण है, ठीक है, उसमें कन्नौज को महोदया कहा गया है। क्या कहा गया? तो हम आपको इतना चीज बताए। अच्छा, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर है। थानेश्वर कहाँ पड़ता है? तो थानेश्वर पड़ता है आपका हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। इसके बाद तंजौर। तंजौर आपको याद होगा, जिसको तंजावुर बोलते हैं। तंजौर से आपको याद होना चाहिए कि ये चोल वंश का राजधानी था। इसका चोल वंश का राजधानी तंजौर या तंजावुर। प्रयाग आपको पता है कि वर्धन वंश में हर्षवर्धन ने प्रयाग में एक बहुत बड़ा सभा करवाया था और उस सभा में स्वयं वैशांग भाग लिए थे, इसलिए प्रयाग उसमें बहुत ज्यादा ही चर्चित था। बल्लभी बल्लभी गुजरात में है। बल्लभी गुजरात में है और आपको याद रखना है कि दूसरा बल्लभी में दूसरा बल्लभी में जैन संगति हुआ था। दूसरा जैन संगति हुआ है।
और आपको ये भी याद रखना है कि वल्लभी कहाँ है, वल्लभी गुजरात में। इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत में बड़े बाघ का पुनर्गठन किसने किया। उत्तर भारत में बड़े बाघ का पुनर्गठन किसने किया। जैसे ही देखिए गुप्ता वंश का डायनेस्टी होता है तो गुप्ता वंश का डायनेस्टी का खत्म होने का मेजर कारण होता है व्यापार का ह्रास होना, मतलब व्यापार का खत्म होना। तो जैसा ही गुप्ता वंश डिस्ट्रॉय होता है, गुप्तोत्तर काल में सबसे ज्यादा राइज करता है वर्धन वंश, और उत्तर भारत में बड़े भाग को पुनर्गठित किया है हर्षवर्धन। अच्छा, हर्षवर्धन का अगर चर्चा करें तो हर्षवर्धन का कार्यकाल आपको बता चुके हैं, वीडियो में देखेंगे आप, देखे होंगे 606 से 647 ईस्वी। ठीक है, ये इसका कार्यकाल। अच्छा, हर्षवर्धन से एक चीज और हम बताए थे कि इसकी पुस्तक है, 3 पुस्तक का नाम बताए थे हम, जो कि ट्रिक दे चुके हैं आपको। क्या है, प्रीनार। क्या है ट्रिक, प्रीनार। ठीक है, प्रीनार से आप देख लीजिए, प्री से हो गया प्रिय दर्शिका, प्रिय दर्शिका, ना से हो गया नागानंद, नागानंद, और र से हो गया रत्नावली। तो ये 3 पुस्तकें इनके द्वारा लिखा गया, हर्षवर्धन के द्वारा, हम बता चुके। अच्छा, चालुक्य वंश का प्रतापी राजा था कौन, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय याद रखना है, चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय ही हराया था किसको, हर्षवर्धन को। कहाँ पे, नर्मदा नदी के किनारे, किसके लिए, कन्नौज के लिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो बाणभट्ट। अच्छा, बाणभट्ट का 2 पुस्तक है जो कि काफी ज्यादा चर्चित है। पुस्तक का नाम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए, पुस्तक है कादम्बरी, कादम्बरी। ठीक है, इसके बाद एक पुस्तक है इनका हर्षचरित, हर्षचरित। तो इसमें जो हर्षचरित है ये काफी फेमस रहा है, क्योंकि हर्षचरित्र में हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन का विशेषता बताया गया है, हर्षवर्धन के राजपाट को बताया गया है, हर्षवर्धन का गुणगान किया गया है। अच्छा, तुलसीदास, पहला ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास में क्या हुआ, तुलसीदास से आपको याद रखना है, तुलसीदास जो थे वो किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन। सूरदास, रसखान। ठीक है, सूरदास और रसखान ये भक्ति कवि हैं, इसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। सूरदास, रसखान। आगे देखिए, कवि बाणभट्ट निवासी था, कवि बाणभट्ट निवासी था कहाँ का, कवि बाणभट्ट निवासी था आपका पाटलिपुत्र। तो कवि बाणभट्ट निवासी था, पाटलिपुत्र नहीं, थानेश्वर का ही था, थानेश्वर का। इसको कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि बाणभट्ट निवासी है, कन्नौज का भी बोलता है, कानी कुब्ज का भी बोला जाता है। तो आपको थानेश्वर का इसमें याद रखना है, पाटलिपुत्र। अच्छा, कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का, पाटलिपुत्र और भोजपुर। तो पाटलिपुत्र का संबंध तो बहुत पुराना रहा है। इसमें आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र नाम दिया था उद्दीन, पाटिल ग्राम या पाटलिपुत्रा नाम दिया था कौन, उद्दीन। ठीक है, और भोजपुर,
भोजपुर, भोजपुर एक भोपाल के अंदर एक जगह है, राजा भोज के द्वारा बसाया हुआ नगरी था भोजपुर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन है, तो आपका सेकंड ऑप्शन होगा कवि भानवट निवासी था थानेश्वर का। ठीक, थानेश्वर का, कहीं कहीं थानेश्वर देता है, कहीं कहीं कन्नौज देता है। कन्नौज को दो नाम हमने बताया आपको, कान्यकुब्ज बोलते हैं, और जितने भी पौराणिक किताब हैं जैसे कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, उसमें कन्नौज को कहा जाता है कान्यकुब्ज। आठवां क्वेश्चन है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई है? ये एकदम आसान क्वेश्चन, ये तो ट्रिक में ही हम बता चुके हैं कि हर्षवर्धन के द्वारा रचा गया है 3 पुस्तक, तो इसका एक बार में आंसर होगा हर्षवर्धन। इसकी पुस्तक की बात हम कर चुके हैं, ट्रिक आपको बता चुके हैं, प्रीनार होगा। क्या होगा? प्रीनार। तो प्रीनार से आप देख चुके प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ना से हो गया आपका नागानंद, और र से हो गया आपका रत्नावली। तो ये 3 पुस्तक ये लिखे थे हर्षवर्धन के द्वारा। अच्छा, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन का चर्चा अगर हम करें तो प्रभाकर वर्धन को महाराजा धीराज का और परम भट्टारक का उपाधि मिला था। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, और क्या है? परम भट्टारक, परम भट्टारक। तो आप देख रहे हैं संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किया है हर्षवर्धन, ये ध्यान रखना है। हम हर एक ऑप्शन को आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। इस ऑप्शन को देखिए, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्ता डायनेस्टी का बहुत प्रतापी राजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्ता डायनेस्टी का सबसे प्रतापी, मतलब प्रतापी राजा बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसमें नवरत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही क्या था? नवरत्न था, नवरत्न था। इसमें आपको सुनने को मिला होगा कालिदास इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है, इसके बाद आप आर्यभट्ट का नाम सुने होंगे, ये भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय काफी फेमस है। गुप्ता डायनेस्टी जब बताएंगे तो विस्तृत से हम लोग चर्चा करेंगे। बिंदुसार, बिंदुसार आप याद रखिएगा, बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, और बिंदुसार पिता किसके थे? अशोक के पिता थे। किसके? अशोक के पिता, अशोक के पिता थे बिंदुसार। ठीक, अच्छा, बिंदुसार के दरबार में कौन आया? बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस। कौन आया? डायमेकस, बस याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार हैं। ये ट्रिक हमारा बताया हुआ है, इन्होंने भी देखा होगा, एक बार में आंसर करेगा। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका किसका? तो हर्षवर्धन का। क्यों होगा? क्योंकि इनका ट्रिक हम बता चुके। पुस्तक का नाम है प्रीनार। क्या है? प्रीनार। ठीक, 2-3 बार लिख चुके हैं, आपको पता है। प्री से हो जाएगा आपका प्रियदर्शिका, ना से हो गया आपका नागानंद, और र से होगा रत्नावली। तो नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार थे हर्षवर्धन। ठीक, विशाख दत्त, बाणभट्ट, बाणभट्ट के बारे में हम बता चुके हैं कि बाणभट्ट जो था वो इसका दरबारी कवि था। किसका? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का दरबारी कवि, हर्षवर्धन का दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ठीक है, इनकी 2 पुस्तक का नाम हम आपको बता चुके हैं। बाणभट्ट का आपको याद रखना है मेजर रूप से हर्षचरित याद रखिए, और कादम्बरी, हर्षचरित कादम्बरी चर्चा हम कर चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चन में भी। ठीक है, विशाख दत्त, विशाख दत्त का एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जो आपको याद होगा मे भी, मुद्रा राक्षस। कौन सा पुस्तक है? मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त का पुस्तक है। के बाद वात्स्यायन, ये सब जब हम लोग वीडियो देखेंगे आगे तो उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन जितना आपको बता रहे हैं सिर्फ अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और हिस्ट्री सिंपल सा इतना होता है कि अगर आपको ऑप्शन समझ में आ रहा है और ऑप्शन से खेलना अगर आप जान गए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार में आंसर लग रहा है, तो समझ जाइए हिस्ट्री फिर आपको समझ में आ रहा है। आगे का देखते हैं हम लोग, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? तो ह्वेनसांग आया था
हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था वैशांग भारत। ठीक है। इसके बाद जलालुद्दीन है, जलाउद्दीन या जलालुद्दीन, तो ये खिलजी वंश का संस्थापक था। जलालुद्दीन लिख लीजिएगा, जलाउद्दीन लिखा है ये, जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक। जलाउद्दीन की जगह इसको आप सुधार के क्या कर सकते हैं? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन, ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक रहा है। कब से कब तक रहा है? तो इसको 1296 ईस्वी में मार दिया गया था। बट खिलजी वंश का जो डायनेस्टी है वो आप याद कर लीजिए। खिलजी वंश का डायनेस्टी आप याद कर लीजिए, ये है 1290 से 1300। ठीक। हर्षवर्धन के बारे में बता चुके। जहांगीर, जहांगीर के बारे में आपको पता ही होगा। जहांगीर जो है वो आपका अकबर का पुत्र था, अकबर का पुत्र था जहांगीर। और जहांगीर का कार्यकाल आपको पता होगा। जहांगीर का कार्यकाल है 1605 से लेकर 1627 ईस्वी। 1605 ईस्वी में गद्दी पे बैठा है और 1627 में गद्दी पे बैठा रहा, 1605 से 1627। पांड्य नरेश, पांड्य नरेश के बारे में विस्तृत रूप से हम जब दक्षिण भारत आएंगे उस आगे देखिए। हर्षवर्धन की बल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें पाया गया है? तो हर्षवर्धन का जो बल्लभी विजय है निम्नलिखित शिलालेखों में किसमें पाया गया है? तो बल्लभी विजय जो पाया गया है वो नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में पाया गया है। किसमें? नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में पाया गया है। चलिए इसमें आपको बताते हैं कि ऐहोल स्तंभ लेख का संबंध किससे है। तो ऐहोल स्तंभ लेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय कौन था? पता होगा आपको, चालुक्य वंश का राजा था। चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक। और ऐहोल स्तंभ लेख में एक चीज का चर्चा है, क्या है? तो कन्नौज के लिए पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच का युद्ध का वर्णन, युद्ध का वर्णन। ठीक है, ऐहोल अभिलेख में हुआ है। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच का युद्ध का वर्णन है और ये नर्मदा नदी के तट पे हुआ था। कहाँ हुआ है? नर्मदा नदी के तट, नर्मदा नदी के बीच में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? दोनों के बीच किस चीज के लिए हुआ था? तो कन्नौज के लिए हुआ। ये सिंपल याद रखेंगे आप। ठीक है, युद्ध कब लड़ा गया? तो ये जो युद्ध लड़ा गया था हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में, ये युद्ध लड़ा गया आपका 618 ईस्वी। कब? 618 ईस्वी। एक पॉइंट से हमने आपको ये बताया। जूनागढ़ शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख या जूनागढ़ के बारे में आपको पता होगा। जूनागढ़ शिलालेख किसका है? ऐहोल स्तंभ लेख, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख के बारे में बताए हैं हमने। इसके बाद जूनागढ़ शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख के बारे में विस्तृत रूप से आगे हम चर्चा करेंगे। जब हम पूरा शिलालेख पढ़ेंगे, जूनागढ़, ऐहोल, नवसारी, दामोदरपुर, के बाद और भी स्तंभ लेख हैं, तो उसमें आपको हम डिटेल से हर एक चीज का वर्णन करते जाएंगे।
आगे देखिए, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी। तो आप पीछे के क्वेश्चन में देख चुके हैं कि राजा हर्ष ने अपनी राजधानी को, कहा था पहले राजधानी, उसका राजधानी पहले थानेसर था, थानेसर से अपनी राजधानी को कहा चेंज किया, कन्नौज चेंज किया। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका थानेसर कन्नौज। सॉरी, थानेसर कन्नौज, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहा थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। ठीक है, कन्नौज का नाम हम आपको बता चुके हैं, इसको कान्यकुब्ज बोला जाता है, कान्यकुब्ज बोला जाता है। पुराणों में इसका नाम महोदया है। क्या है? महोदया, महोदया। ठीक, थानेसर। दिल्ली और देवगिरी, देवगिरी से आपको याद आया होगा कि देवगिरी, ठीक है, दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी को ट्रांसफर करने वाला कौन सा तुगलक वंश का राजा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब MBT। कंबोज और कन्नौज, कंबोज जो पड़ता है ये आपको महाजनपद था कंबोज। ठीक है, कन्नौज के बारे में अभी बता ही चुके हैं कि कन्नौज जो है वो हर्षवर्धन की राजधानी थी स्थानांतरित होके। बल्लभी, बल्लभी आपका गुजरात में पड़ता है, ये बता चुके हैं कि बल्लभी में जो है, बल्लभी में दूसरा जैन संगति हुआ था। फिर दिल्ली का संबंध तो बहुत ही पुराना रहा है दिल्ली सल्तनत में, है ना, काफी लंबा चला है। चलिए आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। राजा हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया? राजा हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित करके कन्नौज को अपना राजधानी बनाया? तो कन्नौज को अपना राजधानी बनाया। तो सबसे पहले हर्षवर्धन का राजधानी कहाँ था? थानेश्वर था। कन्नौज में इसकी सिस्टर राजा राजश्री की जब शादी हो जाती है और राजश्री के पति का जब मृत्यु होता है, ग्रह वर्मा का मृत्यु किसके द्वारा कर दिया जाता है? तो मालवा नरेश देवगुप्त के द्वारा। फिर इसका भाई है राजवर्धन द्वितीय हर्षवर्धन का, तो वो आके उसको मार देता है। ठीक है, फिर अपने बहन को वहां से छुड़ाता है। लेकिन फिर मालवा नरेश देवगुप्त का मित्र आता है शशांक, जो चुपके से आके राजवर्धन द्वितीय को मार देता है, फिर कन्नौज पे अधिकार कर लेता है। तब हर्षवर्धन कन्नौज पे आक्रमण करता है। कन्नौज पे आक्रमण करने के बाद शशांक को पराजित करता है और फिर कन्नौज पे राज करता है। लेकिन वो कन्नौज का कभी भी वास्तविक शासक नहीं बनता है, ये हम आपको बता चुके हैं। कन्नौज की वास्तविक शासक वो अपनी बहन किसको बनाता है? राजश्री को बनाता है। तो राजा हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित करके कन्नौज अपनी राजधानी बनाया? शशांक को। तो शशांक से आपको याद रखना है ये गौर नरेश थे। क्या थे? गौर नरेश। शशांक को बोला जाता है गौर नरेश, गौर नरेश शशांक। एक्चुअली ये बंगाल के अंदर आता है। ठीक है, बंगाल के अंदर आता है शशांक। अच्छा, शशांक का जो मित्र था वो मालवा नरेश देवगुप्त था, मित्र था मालवा नरेश देवगुप्त। शशांक से और क्या है? शशांक से आपको पॉइंट याद रखना है, ये कट्टर सेव था। क्या था? कट्टर सेव, मतलब शिव के अलावा, भोलेनाथ के अलावा ये किसी को नहीं देखना चाहता था। सावन का महीना चल रहा है, कट्टर सेव है ये। चलिए आगे हम देखते हैं शशांक। शशांक क्या क्या था? उस समय का जो बोधि वृक्ष था, जो ओरिजिनल बोधि वृक्ष था, उसको कटवा दिया था ये। बोधि वृक्ष को कटवाया। अच्छा, और शशांक से क्या याद आ रहा है? शशांक से और आपको याद आया होगा कि शशांक जो है बोधि वृक्ष को कटवा दिया। इसके बाद अभी का जो बोधि वृक्ष है, वर्तमान का बोधि वृक्ष, वर्तमान बोधि वृक्ष, वर्तमान बोधि वृक्ष छठी पीढ़ी का है। सबका छठी पीढ़ी का है। आप सिर्फ पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में चर्चा कर चुके हैं। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बता चुके हैं कि चालुक्य वंश का राजा था।
आप याद रखिए, क्वेश्चन में इसका डिटेल हम बता चुके हैं। देवगुप्त के बारे में अभी ही चर्चा किए हैं कि वो शशांक का मित्र था, मालवा नरेश था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन है, थानेश्वर तथा कन्नौज क्रमशः किस राज्य में स्थित है? तो हमने आपको वीडियो में बताया था कि थानेश्वर जो है, थानेश्वर कहाँ पड़ता है? थानेश्वर हरियाणा के अंदर पड़ता है। जबकि कन्नौज कहाँ है? कन्नौज यूपी में आता है। कन्नौज एक जिला है, ठीक है। तो थानेश्वर हरियाणा और कन्नौज यूपी, ये आपको याद रखना है। थानेश्वर और कन्नौज क्रमशः किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो हर्षवर्धन या वर्धन वंश का राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित हुआ था? पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, थानेश्वर से कन्नौज गया, ठीक है। बाकी ऑप्शन इसी तरह का है, देखते हैं आगे। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष, ये अगर आप पीछे का क्वेश्चन देख चुके हैं तो उसी में हमने बताया था कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष पर कन्नौज के लिए विजय प्राप्त किया था। मतलब एक्चुअली हर्षवर्धन के दक्षिणी विजय को रोकने का सबसे सफल प्रयास किया पुलकेशिन द्वितीय, और उसमें विजयी हुआ था। तो ये जो युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के किनारे हुआ है, नर्मदा नदी के तट पर हुआ है। कब हुआ? 618 ईस्वी में। चलिए इस पे हम विस्तृत से बात करते हैं। नदी का नाम बोले तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। अच्छा, इस युद्ध का वर्णन कहाँ है? इस युद्ध का वर्णन है ऐहोल अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख, ठीक। बाकी इसमें से कोई मतलब नहीं है। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था 618 ईस्वी। जहाँ भी पॉइंटिंग वाला होगा, जहाँ भी क्वेश्चन एराइज होगा, जहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, वो सब पॉइंट आपको हम बताएंगे एक एक ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? तो हर्षवर्धन को पराजित कर बहुत बार बता चालुक्य पराजित किया। किस चीज के लिए? कन्नौज के लिए। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। पुलकेशिन प्रथम भी जो है वो भी आपको चालुक्य वंश का ही राजा था। आगे देखते हैं, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो देखिए इसके पहले हम बता चुके हैं पहले के क्वेश्चन में कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच कन्नौज के लिए जो युद्ध हुआ वो हुआ था नर्मदा नदी के तट पर या नर्मदा नदी के किनारे। तो किसके ये ऑप्शन कौन सा होगा? नर्मदा हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि नर्मदा निकलती कहाँ से? तो नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। अमरकंटक से निकलती है सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी की पहाड़ियां से। नर्मदा से और क्या याद आया? नर्मदा से आपको याद रखना है कि ये अरब सागर में गिरता है, अरब सागर में गिरता है। और क्या है नर्मदा से? नर्मदा से आपको ये भी याद रखना है कि ये रिफ्ट वैली है ना, भ्रांस घाटी बोलते हैं इसको, भ्रांस घाटी में बस, रिफ्ट वैली सॉरी, भ्रांस घाटी बोलते हैं या इसको बोलते हैं रिफ्ट, ये सब याद रखिए। और ऑप्शन देखते हैं क्या है। महानदी, महानदी ताप्ती, ठीक है। ताप्ती भी निकलती है आपका एमपी से ही। महानदी, गोदावरी, गोदावरी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से का उद्गम स्थान है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी के किनारे ही नासिक में जो है कुंभ मेला भी लगता है। हम वीडियो में इसका डिस्क्राइब कर चुके हैं। और त्र्यंबकेश्वर महादेव भी हमारे जो ज्योतिर्लिंग है वो नासिक में ही है। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीयूकी नामक यात्रा विवरण किससे जुड़ा हुआ है? तो आपको वीडियो में हमने बताया कि सीयूकी जो है वो यात्रा वृत्तांत है किसका? वेनसांग का। किसका है? वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है सीयूकी। एक बार में क्वेश्चन देखिए, आंसर तुरंत लगेगा। वेनसांग, ठीक है। अलबरूनी से याद आया कि अलबरूनी किसके साथ आया था भारत? अलबरूनी आया था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के साथ भारत आए, ठीक है। इसके बाद फायान। फायान जो है ये आपको याद होगा फायान कहाँ था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। अच्छा, मेगास्थनीज की एक पुस्तक भी है जो बहुत ज्यादा फेमस है, उसका नाम है आपका इंडिका। एक हुएनसांग के बारे में आपको बता ही चुके हैं कि हुएनसांग जो आया था 629 ईस्वी में चला था, 630 ईस्वी में इंडिया पहुंचा। इंडिया में सबसे पहले कपिसा नगर पहुंचा था। कपिसा नगर में पहुंचने के बाद वापस जो है ये 645 ईस्वी में चाइना वापस लौट गया था। इसकी एक पुस्तक जो आप देख रहे हैं सीयूकी, जिसमें यात्रा वृत्तांत का चर्चा है, ठीक है। ये हुएनसांग जो आया था ये हर्षवर्धन के साथ साथ कश्मीर में भी घूमा था। कश्मीर के बाद कामरूप वंश का राजा था वहां पे कुमारवर्धन, उसके तरफ भी ये गए थे, ठीक है। ये याद रखना है। फायान, फायान को आप याद कर लीजिए। फाहियान, फायान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। हम बता चुके अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया है और उसकी पुस्तक है इंडिका। ये लिख चुके हैं हम, पुस्तक क्या है? इंडिका। और वेनसांग के पुस्तक का नाम है सीयूकी, ठीक है, जो इसका यात्रा वृत्तांत है। अच्छा हाँ, वेनसांग से कुछ पॉइंट और भी है जो हम आपको बता देते हैं, ध्यान देखिए। वेनसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। ये सब हम वीडियो में बता चुके हैं, फिर से रिवाइज करवा रहे हैं आपको। यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार। इसके बाद वेनसांग को बोला जाता है नीति का पंडित, नीति का पंडित। के बाद वेनसांग को एक पॉइंट से और हम लोग डिनोट करते हैं, वर्तमान शाक्य मुनि। वर्तमान शाक्य मुनि। वर्तमान शाक्य मुनि, ठीक। कालबरूनी, फायान, मेगास्थनी, वेनसांग। लेकिन आपका क्वेश्चन था कि सीयूकी नामक यात्रा विवरण किससे जुड़ा हुआ है? तो सीयूकी नामक यात्रा वृत्तांत जो जुड़ा हुआ है सर वो वेनसांग से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, चीनी यात्री वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? ये तो काफी फेमस है, वीडियो आपने देखा होगा, उसमें एक बार में क्वेश्चन लगेगा। हर्षवर्धन। किसके समय? हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन का कार्यकाल हम बता चुके हैं 606 से 647 ईस्वी के बीच, ठीक है। इसके समय वेनसांग ने दौरा किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया फाहियान, जो पिछले क्वेश्चन में इसकी चर्चा हो चुकी है। फाहियान, ठीक है, दरबार में आया, फाहियान आया, ठीक है। स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त जो था वो कुमार गुप्त प्रथम का पुत्र था। स्कंद गुप्त कुमार गुप्त प्रथम का पुत्र था स्कंद गुप्त,
ये गुप्ता साम्राज्य का, ये भी काफी फेमस रहे हैं। हुनों के आक्रमण को इन्होंने रोका था। ओके, आक्रमण को रोका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें क्या है। नेक्स्ट है, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है, हर्षवर्धन के दरबार में आया था वेनसांग। कौन आया? वेनसांग। फाहियान के बारे में बता चुके हैं कि फाहियान आया है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। सिंह दक्षिण भारत की तरफ। आगे क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है? दो ही ऑप्शन दिख रहा है। तो इसमें आसान है, ये देखिए आप, हर्षचरित के लेखक कौन है तो बाणभट्ट है। एक बाणभट्ट की पुस्तक का नाम आपको बता चुके हैं। पुस्तक है इसकी कादम्बरी। कादम्बरी और एक पुस्तक था हर्षचरित। हर्ष एक अमर सिंह के बारे में भी जान लीजिए। अमर सिंह जो था वो चंद्रगुप्त गुप्त। अच्छा, इसका एक पुस्तक है अमरकोश। पुस्तक कौन सा? चलो, दो ही पॉइंट है, दो पॉइंट हम आपको इसमें डिस्क्राइब कर चुके हैं। आगे देखिए, आगे है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चुआंग, जिसको हुएनसांग का ही नाम है युआन चुआंग, ने तत्कालीन भारत की समान दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से पूरी तरह सुरक्षित था। जी नहीं, उस समय का जो भी सड़क और नदी मार्ग था, उस समय डाकुओं और चोरों का काफी पहरा था वहां पे। तो सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से पूरी तरह सुरक्षित था, ये कहना एकदम गलत है। दूसरा पॉइंट देखिए, जहां तक अपराधी के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष के द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। ये सही है। तीसरा पॉइंट देखिए, व्यापारियों को नौ घाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था। ये पॉइंट भी सही है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका जो पॉइंट है 2 और 3, ये क्या है? सही है। लेकिन पॉइंट एक जो यहाँ पे दिया है, सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से पूरी तरह सुरक्षित था, ये गलत है। क्योंकि सड़क और नदी मार्ग उस समय लूट मार्ग उस समय बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि हुएनसांग को ही लूट लिया गया था। ठीक है, तो इस तरह ये कहना सड़क और नदी मार्ग सुरक्षित था, ये एकदम गलत है। आगे देखिए, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, पीछे चर्चा भी किए हैं, हुएनसांग को कहा जाता है। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार हुएनसांग को कहा जाता है। इसके बाद हुएनसांग को और बोला जाता है नीति का पंडित। सब चर्चा हो चुका है आपका पीछे, नीति का पंडित। इसके बाद इसको हम बोल चुके हैं वर्तमान शाक्य मुनि। वर्तमान शाक्य मुनि। जितना भी चीज हम आपको बता रहे हैं वो आपको वीडियो में पूरी तरह डिस्क्राइब किया हुआ है। फाहियान, फाहियान के बारे में हम बताए कि फाहियान किसके दरबार में आया है? फाहियान आया है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हर्षवर्धन का राजधानी थानेश्वर था आरंभिक। अच्छा, स्थानांतरित राजधानी थी कन्नौज। स्थानांतरित राजधानी, स्थानांतरित राजधानी कहाँ था? कन्नौज था। कन्नौज को बोला जाता है, आपको बता चुके हैं, महोदया और कान्यकु। हाँ, कान्य का उपनाम है ये दोनों, ये ध्यान रखिए। महोदया भी बोला जाता है, कान्यकुब्ज भी बोला जाता है। उसके बाद कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था कन्नौज के लिए, 200 वर्ष तक लड़ा गया था कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध।
ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन कौन इसमें भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया है। चालुक्य प्लस देखिए यहाँ पे प्रतिहार, प्रतिहार प्लस राष्ट्रकूट। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए हुआ और ये कितने सालों तक चला था? तो कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था वो सर चला है आपका 200 वर्षों तक। कितना? 200 वर्षों तक चला। और इसमें अंतोगत्वा विजयी कौन हुआ? विजयी हुआ गुर्जर प्रतिहार वंश। विजय हुआ कौन? गुर्जर प्रतिहार वंश। तब अंत में कन्नौज पर अधिकार हुआ गुर्जर प्रतिहार वंश का। थानेश्वर आपका हरियाणा में पड़ता है, इस चीज को आप लिख लीजिए यहाँ पे, तो बता चुके हैं फिर भी। हरियाणा। इसके बाद एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है मथुरा। मथुरा जो है उस समय का सूती वस्त्र का केंद्र था, जिस समय हर्षवर्धन राज कर रहा था। ठीक है, उस समय मथुरा जो था सूती वस्त्र का केंद्र था। सूती वस्त्र का केंद्र था मथुरा। ठीक है, सूती वस्त्र का केंद्र तो मथुरा हो गया, लेकिन रेशम वस्त्र का केंद्र था उस समय कौन? रेशम वस्त्र का केंद्र उस समय था वाराणसी। कौन था? वाराणसी। चलिए, तो आपको नॉलेज हमने दिया है इस क्वेश्चन के माध्यम से कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। सॉरी, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर, स्थानांतरित राजधानी कन्नौज। त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में बताया, थानेश्वर कहाँ पड़ता है वो बताया, मथुरा में क्या था ये बताया। और याद रखिएगा मथुरा यूपी में आता है। कृष्ण की नगरी है मथुरा। आगे, किन यात्री वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? किन यात्री वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हर्ष के समय हुआ है। आगे देखते हैं हम। अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता है? हमने बताया कि कन्नौज को महोदया या कान्यकुब्ज कहा जाता है, तो आप आंसर आसानी से लगा सकते हैं। महोदय नगर किसे कहा जाता है? तो महोदय नगर कान्यकुब्ज कन्नौज को कहा जाता है। ठीक है, पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र को बसाया तो उज्जैन था, लेकिन पाटलिपुत्र का नाम भी अलग अलग पड़ा है ना? सबने अपने अपने हिसाब से इसका नाम रखा था पाटलिपुत्र को। अभी वर्तमान में हम लोग इसको पटना बोल रहे हैं। ठीक है, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे जब हम लोग हर्यक वंश पढ़ेंगे। ठीक है, उज्जैनी, उज्जैनी महादेव की नगरी है उज्जैन। ठीक है, यहाँ पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। महादेव की नगरी उज्जैन, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन। और उज्जैन में क्या है आपको याद होगा? उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है उज्जैन, और भी व्यापार के लिए काफी ज्यादा फेमस रहा है उज्जैन। ठीक, काशी, काशी में एक और ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, ठीक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ठीक है। काशी बनारस के अंदर ही आता है। पाटलिपुत्रा के बारे में, पाटलिपुत्रा का जो सबसे प्रतापी राजा आप कह सकते हैं, मौर्य डायनेस्टी का हुआ है। सबसे पहले तो इस पे तो अधिकार जताया गया था हर्यक वंश का था। हर्यक वंश का उज्जैन के द्वारा इसको बसाया गया था। का प्रतापी राजा में आप याद रखिए चंद्रगुप्त
मगध की धरती है पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की? किसका? कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की। तो आपको सबसे पहले बता दें कि हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा दोनों मित्र थे। कुमार भास्कर वर्मा जो था कामरूप के वर्मन वंश का राजा था। कुमार भास्कर वर्मा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। कामरूप के वर्मन वंश का राजा था। वर्मन वंश का राजा था कुमार भास्कर वर्मा। और कुमार भास्कर वर्मा हर्षवर्धन का काफी अच्छा मित्र था। ठीक है। और जैसे ही इसके हर्षवर्धन राजवर्धन का जब हत्या हो जाता है, राजवर्धन का जब हत्या हो जाता है, गौर नरेश शशांक करता है, तो शशांक को हराने के लिए कुमार भास्कर वर्मा का सहायता लेता है हर्षवर्धन, और इसके मदद से ही वो क्या करता है, शशांक को पराजित करता है। तो आपको मोटा मोटी याद रखना है कि कुमार भास्कर वर्मा जो है वो कामरूप के वर्मन वंश का राजा था और हर्षवर्धन का मित्र था। फायान के बारे में आपको बता चुके। फायान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। बार बार बता रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है। वैनसांग आपको बता वैनसांग आपको बता चुके हैं क्या? वैनसांग से आपको याद है, वैनसांग जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में आया। ठीक है। इसके बाद वैनसांग जो है अपना शिक्षा दीक्षा कहाँ से लिया था? नालंदा महाविहार से। नालंदा महाविहार। ठीक। इसके बाद आपको याद रखना है कि वैनसांग किस शाखा को, हर्षवर्धन जो है महायान शाखा को काफी बढ़ाया था। कौन सा? महायान शाखा। महायान शाखा को बढ़ाया। ठीक है। और वैनसांग जो है नालंदा महाविहार में महायान शाखा के बारे में ही जानकारी जुटाया था। महायान शाखा को ही बढ़ाने में इन्होंने अपना योगदान दिया है। ठीक। चलो आगे देखें। आगे देखिए, वैनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? ये तो काफी पार्ट पूछा गया। देखिए, हर्षवर्धन चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्ता डायनेस्टी का राजा था। आपको याद होगा, श्रीगुप्त का पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम आपको पता होगा। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त। पुत्र का नाम अगर आपको पूछे तो ये है समुद्रगुप्त। अच्छा, समुद्रगुप्त का जो फोटो है बीना बजाते हुए दिखाया गया है। बीना बजाते हुए सिक्के पर अंकन किया गया है। इसको सिक्के पर अंकन किया गया है। ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तो विक्रमादित्य भी बोलते। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न भी रहते थे। नवरत्न में आपको बता दें, इसमें रहते थे कालिदास। ठीक है। कालिदास रहता था, आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट था, अमर सिंह था। ठीक है। अमर सिंह था। के बाद और भी लोग थे इसमें। तो कालिदास की एक फेमस पुस्तक आपको बहुत याद होगा, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्रम। ठीक है। ये पुस्तक है किसका? कालिदास का। ठीक है। इसके बाद आता है इनका पुस्तक है मेघ
मेघदूतम, मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम। एक आर्यभट्ट का पुस्तक का नाम आप जान ही रहे हैं। आर्य सिद्धांत भी है, आर्यभट्टीय भी है, आर्यभट्टीय। ठीक है। अमर सिंह का पुस्तक का नाम है अमरकोश। एक क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन निकल के आ रहा है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। रुद्रदामन, रुद्रदामन प्रथम क्या किया था? रुद्रदामन प्रथम जो था गुजरात के अंदर, ठीक है, एक झील था जिसको कि बनाया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन प्रथम संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था, संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी आदमी था, इसने एक पुस्तक भी लिखा है। ठीक है, वो विस्तृत रूप से आगे चर्चा करेंगे हम लोग। काफी है आपके लिए। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया है? आप इसको बोल लीजिए प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, या आप इसको बोल सकते हैं हिंदी में यात्रियों का राजकुमार, इसी को बोलते हैं यात्रियों का, यात्रियों का राजकुमार। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स या यात्रियों का राजकुमार हिंदी में बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किसको बोला जाता है। यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि, ये तीन नाम दिया गया था ह्वेनसांग को। ठीक है, और ये किसके दरबार में आए? हर्षवर्धन के दरबार में आए। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था बता चुके, पुस्तक का नाम है सीयूकी, सीयूकी, ये इनका यात्रा वृत्तांत था, यात्रा वृत्तांत है सीयूकी। अच्छा, इंडिया कब आए? 630 ईस्वी से 642 ईस्वी में ये वापस लौट गए थे चाइना। एक ह्वेनसांग अपनी शिक्षा कहाँ लिए थे? अच्छा, ह्वेनसांग नालंदा महाविहार में शिक्षा लिए थे। उस समय का जो कुलपति था शिलभद्र था। किसका? नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति उस समय का था शिलभद्र। और आपको कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय से याद आया कि नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया कौन? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया है कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। अच्छा, कुमारगुप्त प्रथम किसका पुत्र था? तो कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। कुमारगुप्त प्रथम का कौन पुत्र था? तो स्कंदगुप्त था। इतना काफी है इसमें, आगे देखते हैं। आगे देखिए, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? फिर वही क्वेश्चन, हर्षवर्धन को पराजित करने वाला पुलकेशिन द्वितीय, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से आपको बता चुके। शशांक के बारे में बता चुके कि शशांक गौर नरेश था, है ना, बंगाल का राजा था, और इसने हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन द्वितीय को इसने मारा था। शशांक ने चोरी से आके उसको, उसका हत्या कर देता है। फिर हर्षवर्धन कुमार भास्कर वर्मन, ठीक है, कुमार भास्कर वर्मन जो वर्मन वंश का राजा था, उसके साथ मिलकर शशांक को पराजित करता है और कन्नौज को अपने अधिकार क्षेत्र में लेता है, और राजश्री के संरक्षण में कन्नौज को अपने जीवन पर्यंत चलाता रहता है। और पुलकेशिन द्वितीय आपको बताए चालुक्य वंश का राजा था। दोनों के बीच युद्ध भी हुआ है नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, कौन सा? नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। चलिए यहाँ पे हम बता ही दें, नर्मदा नदी के किनारे हुआ है, नदी के किनारे। ठीक, और किसके लिए हुआ था? तो कन्नौज के लिए हुआ था, कन्नौज के लिए हुआ था। कब हुआ? तो आप देख लीजिए, ये हुआ है 618 ईस्वी। ठीक है, शशांक से याद है, आप यहाँ पे लिख लीजिए गौर नरेश शशांक, गौर नरेश शशांक। नरसिंह वर्मन पल्लव, ठीक है, ये पल्लव वंश का राजा था नरसिंह वर्मन।
नरसिंह वर्मन पल्लव या नरसिंह वर्मन प्रथम भी बोलते हैं, पल्लव वंश का राजा था। पुलकेशिन द्वितीय हो गया। प्रभाकर वर्धन को हम लोग बता चुके हैं आपको कि प्रभाकर वर्धन जो थे वो क्या थे, हर्षवर्धन और राजवर्धन द्वितीय के पिता थे। इनको स्वतंत्रता का जनक बोला जाता है, किसका, वर्धन वंश, वर्धन वंश का। और प्रभाकर वर्धन से क्या था, प्रभाकर वर्धन को उपाधि लिया था परम भट्टारक। एक उपाधि और था जो आपको बता रहे हैं, ये देखिए, स्वतंत्रता का जनक परम भट्टारक। और एक उपाधि और लिए थे, ये का नाम हम बता रहे हैं आपको, महाराजा राज। ये दोनों उपाधि था प्रभाकर वर्धन। इतना क्वेश्चन जो बन सकता है। रहा पल्लव वंश का बात, तो पल्लव वंश जब हम पल्लव वंश पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे, तो उसमें भी चर्चा। आगे क्वेश्चन है, हर्ष ने क्या उपाधि ग्रहण की थी। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर्ष ने क्या उपाधि ग्रहण की थी, तो हर्ष ने परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। परम माहेश्वर, हर्ष ने परम माहेश्वर की उपाधि धारण की। तो इसमें परम सौगात का उपाधि कौन धारण किया था, परम सौगात का उपाधि धारण किया था राजवर्धन, राजवर्धन। परम भागवत, ये परम भागवत गुप्ता डायनेस्टी में आप आएंगे तो उसमें है परम भागवत। परम भागवत का उपाधि धारण किया, परम भागवत का उपाधि। आगे देखिए, गुप्तोत्तर क्या कि सूत्र प्रकृति से दास नहीं। तो गुप्तोत्तर काल के किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि जो ये शूद्र होता है वो प्रकृति से दास नहीं है। तो आप 4 वर्ण के बारे में पढ़ चुके होंगे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र बोला कि जिस समय हर्षवर्धन का शासन काल है या गुप्तोत्तर काल था, उस समय शूद्र प्रकृति से, मतलब नेचर के द्वारा दिया हुआ, भगवान का बनाया हुआ, वो दास नहीं था। यहाँ के राजाओं के द्वारा, यहाँ की प्रजाओं के द्वारा, यहाँ पे जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा ये शूद्र वर्ड दिया गया था। तो ये शूद्र प्रकृति से दास नहीं, ऐसा बोला था मेधातिथि। कौन बोला है, मेधातिथि। जब विज्ञानेश्वर का एक पुस्तक था, विज्ञानेश्वरी, याद रखिए क्या, नारद, नारद से आप याद रखिए, विज्ञानेश्वरी मेधातिथि प्रकृति से नारद, नारद का चर्चा किया गया है आपको गुप्ता डायनेस्टी। वैसे भी पता होगा आपको, नारद का जो नाम हो, तो वो क्या करते थे, मैसेंजर के रूप। क्या है कि एक राजा का वाक्य क्या है दूसरे, या एक, जैसे नारद के बारे में बात जब करेंगे आप वैदिक काल पर, आगे है कि गुप्त काल में सारा शासन, सारा शासन, सारा शासन हो, स्थानों से अधिग्रहित एक, सारा वर्ष लग रहा होगा कि ये कर है। सारा शासन मतलब क्या है, एक भूमि है
तरह का भूमि होगा, जिस तरह का लैंड एक्वायर्ड होगा, टैक्स के चार्टर है एक अतिरिक्त कर ब्राह्मणों द्वारा दी जाने वाली एक विशेष सेवा ये भी, और राजा को सैनिक सेवा प्रदान करने से आज्ञा दी। बेस्ट एक का भूमि चार्टर है गुप्त उत्तर काल में कारा शासन। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बौद्ध ग्रंथों की खोज लगभग 2 वर्ष कश्मीर रहा। एकदम सही बात है, लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। हाँ, उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र भी था। और आपको याद रखना चाहिए कि हर्षवर्धन क्या किया था, कश्मीर गया भी था और वहां से बलपूर्वक बुद्ध के दंत अवशेष रूप में वापस लेकर लौटा भी था। तो आपको बौद्ध ग्रंथों की खोज में हुएनसांग लगभग 2 वर्ष रहा कश्मीर में, और उसमें कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। और इससे बी ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ए और आर दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या आर है, अतः एसर्शन दोनों सही है। एसर्शन की सही व्याख्या कथन और कारक आप कर सकते हैं, कथन और कारक दोनों सही है। कथन की व्याख्या कौन है, कारण कर रहा है। आगे देखिए, हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख की? तो हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख करने वाला था कौन? हुएनसांग। कौन किया है? हुएनसांग। हुएनसांग एक्चुअली क्या है कि हर्ष सबसे पहले शिव को मानने वाला था, शिव का बहुत बड़ा पुजारी था, सूर्य का उपासना करता था हुएनसांग से मिलने से पहले। जैसे ही ये हुएनसांग के संरक्षण में आया, हुएनसांग के संपर्क में आया, तो हुएनसांग से इन्होंने दीक्षा लिया और हुएनसांग ने इनको बौद्ध धर्म के महायान शाखा की ओर मार्ग प्रशस्त किया था। और छठा महामोक्ष परिषद बनाया गया था, तो आयोजन हर्षवर्धन ने, अध्यक्षता भी हुएनसांग ने की। ठीक है। अच्छा, भिक्षु महाकश्यप, महाकश्यप से याद आता है कि ये आपका प्रथम बौद्ध संगति करवाया था। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति आपको पता ही होगा 483 ईसा पूर्व हुआ है। कहाँ हुआ प्रथम बौद्ध संगति? प्रथम बौद्ध संगति हुआ अजात शत्रु, अजात शत्रु करवाने वाला था इसका राजा, और ये हुआ है राजगीर। इस तरह आप याद रखिए। महाकश्यप के बारे में बता दिए। नागसेन, नागसेन और मिनांडर के बीच एक पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, नागसेन और मिनांडर के बीच एक पुस्तक लिखा गया है। ठीक, उस पुस्तक का नाम आपको देख के बताना है, हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि नागसेन और मिनांडर के बीच का जो पुस्तक लिखा है का नाम क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में। गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण सिक्कों की क्रमशः अनुपस्थिति एवं सिक्कों का क्षरण दर्शाता है कि, देखिए, गुप्ता डायनेस्टी का डिस्ट्रॉय होने का काउज क्या था? गुप्ता डायनेस्टी का डिस्ट्रॉय होने का मेजर कारण ये रहा है कि जितना भी उसको राजस्व आता था वो सब व्यापार से आता, और एक वो राजस्व से भी आता था। तो उसका क्या हुआ, जैसे जैसे गुप्ता डायनेस्टी का राजा मरते चले गए, ठीक है, अच्छे अच्छे राजाओं का जब पतन हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद कोई भी इनको टैक्स नहीं देने लगा। टैक्स नहीं देने के कारण धीरे धीरे इसका पतन होने लगा। पतन होने के बाद गुप्तोत्तर काल में वर्धन वंश डायनेस्टी जो है, गुप्ता का ही सामान था, उन्होंने अपने एक वंश को खड़ा किया उस युवती ने, जिसको वर्धन वंश नाम दिया गया। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए, गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण सिक्कों की क्रमशः अनुपस्थिति और सिक्कों का क्षरण दर्शाता है कि व्यापार का ह्रास हो गया, व्यापार का कमी हो गया, और कोई काउज इसमें मेजर नहीं है। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगत की थी? ये क्वेश्चन तो बता चुके कि परम सौगात की उपाधि या परम सौगत की उपाधि वो राज्यवर्धन द्वितीय का था। अच्छा, हर्ष का था परम माहेश्वर।
हर्षवर्धन का जो था वो था आपका परम माहेश्वर, परम माहेश्वर का उपाधि लिया था। उपाधि। अच्छा, हर्षवर्धन को जो है यहाँ पे वर्धन जोड़ लीजिए, वर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है, और शिलादित्य नाम देने वाला कौन था? वेनसांग। तो वेनसांग से एक और याद रखिए कि हर्षवर्धन की सेना को चतुरंगनी सेना कहता था, चतुरंगनी सेना कहता था। चतुरंगनी सेना में क्या क्या होता था, तो जल्दी हम लोग देख लेते हैं। सैनिक होता था, पैदल सैनिक होता था, रथ होता था, घुड़सवार होता था, हाथी होता था। ठीक है, हाथी का क्या आप लिख सकते हैं? राजवर्धन, शशांक, ये गौर नरेश शशांक, गौर नरेश। बोधि वृक्ष को कटवाया, ठीक है। और राजवर्धन का हत्या भी शशांक किया। और क्या है? कट्टर सैव, सब पॉइंट याद रखिए, कट्टर सैव, तो आपको याद रखना है। इससे आगे देखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए कि वेनसांग का उल्लेख है कि गन्ना और गेहूं उत्तर पश्चिम भारत में उगाए जाते थे और धान मगध में। वेनसांग का उल्लेख है कि हर्षवर्धन ने अपनी राज की आय को 4 हिस्सों में बांटा। 4 हिस्सों में कहाँ कहाँ बांटा? देखिए, 1/4 सरकारी खर्चे के लिए यूज किया, दूसरी चौथाई राज कर्मचारियों के वेतन के लिए खर्च किया, और तीसरी चौथाई बौद्धिक उपलब्धियों को पुरस्कृत करने के लिए, और अंतिम चौथाई दान के लिए यूज। तो वेनसांग का उल्लेख है कि गन्ना और गेहूं उत्तर पश्चिम भारत में उगाए जाते थे और धान मगध में उगाया जाता था। ये पॉइंट भी सही है वेनसांग के अनुसार। दूसरा पॉइंट है वेनसांग का कि हर्षवर्धन ने अपने राज का क्या किया, जितना भी इनकम होता था उसको 4 पार्ट में ये तोड़ दिया, 4 पार्ट में बांट दिया। तो पहला पार्ट जो था 1/4 सरकारी खर्चे के लिए, दूसरी चौथाई राज कर्मचारियों के वेतन के लिए, तीसरी चौथाई भौतिक उपलब्धियों को पुरस्कृत करने के लिए, और अंतिम चौथाई दान के लिए यूज किया। तो दोनों का दोनों ऑप्शन जो वेनसांग ने कहा है, वेनसांग ने बोला है, ये अपनी पुस्तक शिवपुरी में वर्णन करता है, ये दोनों का दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? तो हम बता चुके हैं कि हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहता था, और बाणभट्ट की 2 पुस्तकें थी जो काफी चर्चित थी, एक कादम्बरी, एक हर्षचरित। हर्षचरित में क्या था कि हर्षचरित में हर्षवर्धन का राजपाट है ना, उसके प्रशासनिक सेवा के बारे में बताया गया, उन्होंने किस तरह शासन किया उसका गुणगान किया गया है हर्षचरित में। तो बाणभट्ट का 2 पुस्तक, एक कादम्बरी और एक हर्ष, याद रखिए। एक ये है पुस्तक किसका? बाणभट्ट का। 1 मिनट, कादम्बरी और हर्षचरित, बाणभट्ट। तो कादम्बरी का लेखक, कादम्बरी हर्षचरित बाणभट्ट। और इसका क्या था? हर्षवर्धन का ये दरबारी कवि था, दरबारी कवि, ठीक है, बाणभट्ट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का कार्यकाल आपको बता चुके, 606 से 647। ठीक, बिंदुसार बताए मौर्य वंश के राजा थे, मौर्य वंश के राजा, ठीक है। के दरबार में आया कौन? डाइमेकस। इतना चीज आप याद रखिएगा, भास्कर वर्धन बाद में चर्चा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है। तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन जब तक वैनसांग से नहीं मिला था, वैनसांग से मिलने से पहले वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था, भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था, और वो सूर्य का उपासना भी रोज करता था। तो स्वाभाविक बात है, अगर वो शिव को पूजता था, शिव को मानता था, तो शिव और पार्वती का ही क्या करेगा, सिक्के पर उसको अंकन करवाएगा। एक्चुअली आदमी जिसको मानता है उसको अपने घर में क्या करता है, फोटो फ्रेम में लगा के रखता है, कुछ बताता है, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। तो इस तरह ये हो गया इसका शिव और पार्वती। याद रखना है, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है, शिव पार्वती का अंकन है। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध को जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे इसके बारे में। और सूर्य, ये याद रखिएगा, सूर्य भी जो था, सूर्य का उपासक रहा है कौन, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए विख्यात है। तो सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए विख्यात है बाणभट्ट और मेधातिथि। बाणभट्ट और मेधातिथि दोनों का दोनों जो है सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए विख्यात हैं। एक्चुअली बात यह है कि बाणभट्ट के समकक्ष ही था मेधातिथि। तो ये ऑप्शन 2 और 3 दोनों का दोनों सही हो जाएगा। तो आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है, तो कौन होगा, 2 और 3। तो निम्नलिखित में कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए विख्यात है। तो बाणभट्ट और मेधातिथि। हर्ष के दरबार में हुएनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। हर्ष के दरबार में हुएनसांग को एक दूत के रूप में सुंग कुआन, ताइसुंग, हुयेनयू, इसमें से किसी ने नहीं भेजा। उसकी प्रबल इच्छा थी, उसकी इच्छा थी कि हम जाएं, ठीक है, और बौद्ध धर्म के बारे में जितना भी प्रस्थिति है उसको टूटाएं, उसके बारे में नॉलेज लें, शिक्षा लें, बौद्ध धर्म क्या है और उसके बारे में बताएं। तो इसमें से आपको याद रखना है, प्रयोग में से कोई नहीं। हुएनसांग का कार्यकाल क्या कहेंगे, इंडिया आया था 629 में, 630 में कपीसा पहुंचा और 645 ईस्वी में वापस चाइना लौटा। ठीक है, किसके दरबार में आया आपको बता चुके हैं। हुएनसांग किसके दरबार में, तो हर्षवर्धन के दरबार, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, उस समय ये नालंदा महाविहार में क्या किए थे, शिक्षा लिए थे। उस समय का कुलपति था शिलादित्य। चलिए, ये आपका 40 क्वेश्चन का जो सेट है वो कंप्लीट होता है। इसके साथ हम इसका सेकेंड पार्ट लेके आएंगे और आपसे ये बोलेंगे कि आप कमेंट, लाइक और सर का वीडियो शेयर जरूर कीजिए और हमें बताइए कमेंट के माध्यम से कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।